सुबह सुबह ही रामलाल उठकर अपनी पत्नी सुजाता को उठाते हुए कहता है। अरे भाग्यवान, उठ भी जाओ। अरे मुझे चाय की तलब लगी है। अरे एक तो मिर्च वाली सब्जी दाल खिला देती हो, पेट में हंगामा मच जाता है। अब तो मेरा पेट भी रहम की भीख मांगता है तुमसे। खाने के समय तुझे मिर्च मसाला याद ही नहीं आता, तब तो कहते हो ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, थोड़ा और तो ला दे बहू। अच्छा ताने बाद में दे देना, अभी एक कप चाय बना के ले आओ भाग्यवान। अरे जा कर के बहू को परेशान करो, मुझे थोड़ा सोने दो। वैसे भी आपके रात के खर्राटे ने मेरा जीना हराम करके रखा है। इतना बोलकर सुजाता अपना कंबल ओढ़कर सो जाती है। अब जब किचन में रामलाल चाय बनाने जाता है तो देखता है कि किचन में चंदा चाय बना रही है। बहू अच्छा हुआ तू किचन में आ गई चाय बनाने के लिए, वरना मैं तो आ ही रहा था चाय बनाने। हाँ पापा जी, बस अभी ही उठी हूँ। आप चलकर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब रामलाल हॉल में जैसे ही बैठकर टीवी चलाता है, वैसे ही सुजाता भी हॉल में आ जाती है और अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है। अरे बहू, बूढ़े के लिए चाय बना रही है तो मेरे लिए भी चाय बना लियो। आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है और आप मेरी तरफ ऐसे क्या घूर रहे हो? यही देख रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें उठाने गया तो तुमसे उठा नहीं गया, और जब बहू चाय बनाने किचन में गई तो तुम्हारी नींद खुल गई। अब चुप भी रहो तुम। क्या चाहते हो, सुबह सुबह सास बहू के बीच झगड़ा हो जाए? और रिमोट इधर दो। सुबह सुबह ना जाने क्या लगाए बैठ जाते हो, मुझे भजन सुनना है। चंदा भी कुछ देर बाद ही चाय लेकर आती है और जब रामलाल चाय पीता है तो उसे चीनी ही नहीं लगती। बहू, अरे बहू, इसमें तो चीनी नहीं लग रही है, ये कैसी चाय बनाई है तूने? चुप करके पी लो, तुम्हें पता है ना घर में चीनी नहीं आती और तुम्हारी चाय में शुगर फ्री शुगर डाली हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे मैं नहीं जी सकता। मैं आज ही चाय के लिए चीनी लेकर आऊंगा खुद से। तुम चीनी लाकर रख कर देखो, फिर मैंने उस चीनी को चींटियों के भंडारे में शामिल न कर दिया ना, तब मेरा नाम भी सुजाता नहीं सुजाता। रामलाल को मीठा खाने का बहुत शौक था। वो मीठा खाते खाते डायबिटीज का पेशेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका मीठा खाने की आदत नहीं जा रही थी। और तो और चंदा को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से सुजाता के घर में चीनी तक नहीं थी। अरे सुजाता, कहाँ है तू? ये ले गाजर का हलवा बनाया था, वही देने आई हूँ। अरे अच्छा हुआ जो तू बूढ़े के जाने के बाद लेकर आई है। वो तो मीठे का कीड़ा है, कीड़ा। एक तो उसका पेट उससे भी ज्यादा आगे बाहर आया हुआ है, दूसरा उसके मीठा खाने की आदत जा ही नहीं रही है, और तुझे तो पता है उसे डायबिटीज भी है। अरे तू बूढ़े की डायबिटीज पर थोड़ा कम ध्यान दिया कर और बूढ़े पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कर, क्योंकि वो हरी किशन के साथ मिलकर जब देखो जलेबी खाता है। मैंने तो कितनी बार देखा है उसे जलेबी खाते हुए। अरे शांति, ये क्या कह रही है? बल्कि मुझे तो कह रहा था कि कितने दिनों से उसने मीठे को हाथ नहीं लगाया है। अरे एक नंबर का झूठा है वो। हर वक्त मुझे तेरा बूढ़ा हरी किशन के साथ ही दिखता है और कुछ ना कुछ मीठा ही खाता रहता है। कभी मैंने उसे मीठे के अलावा और कुछ खाते भी नहीं देखा है। सुजाता जब शांति से ये सुनती है कि उसका बूढ़ा बाहर जाता है मीठा खाने के लिए, तो वो अपने बूढ़े का इंतजार करती है, और जब वो आता है तो सुजाता रामलाल के आते ही उससे पूछती है। आ गए तुम, और हरी किशन के साथ जलेबी खाकर कैसा लगा? मजा तो बहुत आया होगा, मेरे लिए भी ले आते। अरे गर्मा गर्म जलेबी थी, खाकर एकदम मजा आ गया था। क्या बताऊं, क्या बोल दिया मैंने? बहू, आज से इस बूढ़े का घर से निकलना ही बंद। मैं यहाँ इसके डायबिटीज को लेकर परेशान हूँ दिन रात, लेकिन ये है कि पूरा दिन उस हरी किशन के साथ हलवाई की दुकान पर बैठकर जलेबी खाता रहता है। अरे कहीं बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा, और बहू तो कुछ मीठा बना के देती नहीं मुझे। मैं तो घर में बोल बोल कर परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, बहू तुम्हारे लिए घर में ही मीठा बना दिया करेगी, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, और अगर मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया ना तो तुम किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे। अरे अरे बहू, अपनी सास को समझा ना। अरे घर में रहूंगा 24 घंटे तो कैसे चलेगा काम? अरे
घर में बैठे बैठे और मोटा हो जाऊंगा। अरे वैसे ही मेरा पेट मुझसे संभलता नहीं है और ये मुझे और मोटा करवाएगी। देख बहू, तू बीच में मत पड़। आज अगर शांति मुझे अगर ये नहीं बताती ना कि ये हरी किशन के साथ जलेबी खाता रहता है, तो मैं यही सोचती कि इस बूढ़े से शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की है। ये क्या कर रही हो तुम अपने पति देव को 4 दीवारी में कैद कर रही हो क्योंकि वो जलेबी खाने बाहर जाता है। जाकर हॉल में बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठा बनवाती हूँ। तुम्हारे पास कोई शिकायत ही नहीं रह जाएगी फिर। चंदा को मीठा नहीं पसंद था और वो मीठा बनाती ही नहीं थी। लेकिन अब सुजाता अपनी बहू के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अपनी बहू से खीर बनाने को कहती है। जी माँ जी, मैं रात के खाने में खीर बना दूंगी। लेकिन खीर कैसी बनेगी वो मैं तुझे बता दूंगी। अब देर रात सभी खाने पर बैठते हैं। मीठा तो सुजाता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और चंदा ने अपनी सास के कहने पर ससुर जी के लिए मीठा बनाया था। रामलाल भी खीर और मीठे के नाम से बहुत खुश था और वो जब मीठा खाता है तो उसे खीर बिल्कुल भी मीठी नहीं लगती। अरे सुजाता, बहू ने चीनी की जगह नमक तो नहीं डाल दिया ना? अरे खीर मुझे नमकीन लग रही है और थोड़ी बहुत तीखी भी। अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? खीर भी कहीं नमकीन होती है, बल्कि चीनी तो खीर में खुद डालकर आई थी मैं। लेकिन ये मुझे क्यों नहीं मीठा लग रहा है? अरे तुम लोगों को यकीन ना हो तो खुद खाकर देखो और बताओ मुझे। लगता है तुम्हारा जलेबी खाते खाते दिमाग भी खराब हो गया है। अब चंदा भी जब खीर खाती है तो वो भी कहती ही है कि खीर तो मीठी है, लेकिन रामलाल को वो खीर नमकीन लग रही थी। रामलाल भी अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर कैसे उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसे ही खीर मीठी ही नहीं लग रही। लेकिन अब रामलाल भी क्या कर सकता था, उसे भी वो सारी खीर खानी पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? अरे खीर भी मुझे मीठी नहीं लग रही। कहीं जलेबी खाते खाते कहीं मुझे कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई? अब अगली सुबह जब रामलाल चाय पीने बैठता है तो उसे चाय भी नमकीन लगती है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे चाय फिर नमकीन लग रही है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सच कह रहा हूँ, मुझे ना कोई बीमारी हो गई लगता है, जिसमें मुझे मीठा खाने के बाद भी मीठा लगता ही नहीं है। इतना क्या सोच रहे हो? ठीक हो जाएगी तुम्हारी ये बीमारी जल्द ही। लेकिन जब तक भूल से भी तुम मुझे कहीं बाहर जाकर मीठा खाते हुए दिख मत जाना। अरे मीठा खाना तो छोड़ो, अब तो मैं मीठा खाने का नाम भी ना लूं। ना जाने क्या हो गया है मुझे। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो भी मीठी चीजें खा रहा है उसे वो नमकीन क्यों लग रही है। अब देर शाम सुजाता की पड़ोसन शांति का आना होता है और वो अपने साथ जलेबी लाई होती है। सुजाता, ये ले जलेबियाँ। तेरे यहाँ तो तेरी बहू को मीठा पसंद नहीं है और बूढ़े पर तूने पाबंदी लगा रखी है, इसीलिए थोड़ी सी जलेबी मैं तेरे लिए ही लाई हूँ। वहीं टेबल पर रख दे और आज चाय पी ले, फिर बाजार के लिए भी तो जाना है ना हमें। ये तो चाय खीर सबसे सादा वाहियात है। अरे कितनी गंदी है। अरे अब नहीं कहूँगा बहू को कि कुछ मीठा बना दे। अरे मेरी जुबान का टेस्ट चला गया है। बहू, अब बूढ़े के लिए कुछ नमकीन तीखा बना ले, क्योंकि अब बूढ़ा खुद से तो कभी तुझे ये नहीं कहेगा कि बहू कुछ मीठा बना ले। इतना बोलकर शांति और सुजाता जोर जोर से हंसने लगते हैं और चंदा भी किचन में काम करते हुए मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक और चाय में भी चीनी की जगह नमक वाली चाय देने का प्लान दोनों सास बहू का ही था, ताकि रामलाल मीठा छोड़ सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। चंदनपुर गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान फावड़ा लेकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने खेत की जमीन को खोद रहा था। काम करते हुए वो पसीने पसीने हो जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा गांव का सेठ उसकी हालत को देखकर कहता है, मूर्ख सुखिया, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे इन बंजर खेतों में फसल तो क्या घास भी नहीं उगने वाली। ऐसा क्यों कहते हो सेठ? ले देकर मुझ गरीब के पास यही 4 खेत तो हैं। थोड़ी मेहनत करने से क्या पता जमीन थोड़ी उपजाऊ हो सके। अरे तू बस अपने ही देख, तेरे बाप के रहते ये जमीन खराब हो गई थी। कितनी ही सिंचाई की इन 4 खेतों की तेरे बाप ने, लेकिन जमीनें बंजर की बंजर ही रही। तभी तो 4 खेत होने के बाद भी तू गरीब ही है।
सेठ गरीब हूँ तो क्या अपने इन 4 खेतों से आस छोड़ दूं? सूखे ही सही, पर है तो मेरे ही ना। जब तक जिंदा हूँ इन्हें उपजाऊ बनाने के तरीके ढूंढता रहूंगा। तू गरीब बैल बुद्धि नहीं सुधरेगा। अरे ये जमीन तो किसी को दफनाने लायक भी नहीं लग रही मुझे। हैं? तभी वो सेठ वहाँ से चला जाता है और सुखिया फिर से खेत को फावड़े से खोदने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। सुखिया अपने खेतों में पानी छोड़कर घर की ओर चला जाता है। कुछ देर में थका हारा सुखिया अपने छोटे से मकान में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बच्चे, बेटी मीना और बेटा सूरज रहा करते थे। रमा सुखिया को पानी देती है, तभी सुखिया कहता है, रमा बहुत भूख लगी है, खाना बना। हाँ आज तो बन गया, लेकिन कल बनेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने। अनाज खत्म हो गया है घर में। माँ शांत हो जाइए, पापा थके हारे खेत से लौटे हैं, उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। अरे तो कौन सा खेत में फसल बोकर आ रहे हैं, कहने के लिए 4 खेत हैं, लेकिन काम एक में भी नहीं। देखिए उन बेकार के खेतों में फालतू की मेहनत करने से अच्छा है किसी बड़े आदमी के खेत में मजदूरी कर लीजिए, कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे ना। अपने खेत होते हुए मैं क्यों किसी के खेत में काम करूँ रमा? क्योंकि आपके गरीब परिवार को आपके वो बेकार 4 खेत 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, न ही आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। मेरी मानिए तो बेच दीजिए उन खेतों को। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बाबा खेत बेचने के खिलाफ हैं, आप जानती हैं ये बात, फिर भी आप ये कह रही हैं। मैं अपने खेत किसी हालत में नहीं बेचूंगा और तुम चिंता मत करो, हमारे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ये सब बातें छोड़िए बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुखिया एक गरीब किसान था, जिसके कंधों पर घर के खर्च और 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। सुखिया के पास उसके 4 खेत जरूर थे, लेकिन उनमें फसल की उपज नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारे खेत बहुत पहले ही सूखकर बंजर हो चुके थे। लेकिन सुखिया को लगता था कि वो उनमें सिंचाई और खुदाई करके उसे उपजाऊ बना ही लेगा। इसीलिए वो अपने खेतों पर मेहनत किया करता था, जिससे उसकी पत्नी रमा परेशान रहा करती, क्योंकि घर में आमदनी आने का और कोई साधन जो नहीं था। अगली सुबह सुखिया फिर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है, तो देखकर हैरान रह जाता है कि शाम को पानी से सिंचाई करने के बाद भी उसके खेतों में कोई नमी नहीं है और वो सूखे के सूखे ही रहते हैं। वो निराश होकर घर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और घर में पैसों की किल्लत के चलते सुखिया आखिरकार गांव के एक बड़े आदमी के खेतों में जुताई की मजदूरी को शुरू करता है। एक रोज जब वो काम के लिए निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसन निर्मला उसे टोकते हुए कहती है, का हो 4 खेतन वाले भैया, सब कुशल मंगल है कि नहीं? अरे क्यों गरीब का मजाक बनाती हो निर्मला बहन? 4 खेत का मालिक दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रहा है बस। अरे इसमें मजाक बनाने वाली कौन बात है? अच्छा हमरे एजी पूछ रहे थे, आप 2 महीना पहले 5,000 रुपए उधार लिए थे ना, कब लौटा रहे हो? देखो हमको थोड़ी जरूरत है, इसलिए पूछ रहे हैं। निर्मला बहन अभी तुमसे मेरी हालत कहाँ छुपी है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, थोड़ा समय दो। देखो सुखिया भैया, जरूरत के बखत पर हमने तुम्हारी मदद की, ऊपर से ब्याज भी नहीं मांगे, बाकी 1-2 दिन में उधारी चुका दो, कहें कि हमको भी पैसे का काम है ना। सुखिया बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और निर्मला अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। समय बीतता है। सुखिया मेहनत से काम करके एक पैसे जोड़ता है ताकि उधारी लौटा सके, लेकिन तभी उसके बेटे सूरज की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दवाई और इलाज में पैसे लगते जाते हैं और वो निर्मला के पैसे नहीं दे पाता। कि तभी एक रोज जब वो काम से नहीं लौटा होता, तब निर्मला उसके घर आती है। अरे निर्मला बहन आप आओ ना, बैठो। बैठने नहीं आए हैं, मुझे तो बस ये बता दो भाऊजी, तुम की पैसे कब लौटाओगे हमको? अरे हमारी परेशानी समझो। निर्मला बहन नाराज मत हो, अभी सूरज की तबीयत खराब है, पैसों की किल्लत हो गई है, वरना मैं आपके पैसे देने ही वाली थी। अरे पैसे की तंगी है तो 4 खेतन धरे हैं, उनको बेचकर अपनी तंगी काहे नहीं मिटाते? अरे हमको भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे अब। निर्मला गुस्से में रमा को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है। ये सब देखकर उसकी बेटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने बाबा के लौटने पर वो सारी बात उसको बताती है। तभी रमा भी सुखिया से कहती है, सही तो कहकर गई है निर्मला बहन। अरे 4 खेतों में फसलें तो लहराने से रही, कम से कम खेत की जमीन को बेचकर कुछ पैसे तो हाथ आएंगे,
और अब भी समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो हमें दफनाने के लिए बचा कर रखो अपने खेतों को। रमा की ये बात सुखिया को दुखी करती है और वो अपना फैसला बदलते हुए अपने चारों खेतों को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने और पास के गांव के बड़े सेठ और अमीर लोगों से बात भी करता है। लेकिन सूखे खेतों को खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होता। एक रोज सेठ अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जिसमें चौंकते हुए वो एक खबर पढ़ता है। 1 महीने के भीतर चंदनपुर गांव को शहर से जोड़ने के लिए हाईवे बनाने की शुरुआत की जाएगी। क्या बात है, फिर तो वहाँ के आसपास की जमीनों को सरकार ऊंचे दामों पर खरीदेगी। 1 मिनट, उस गरीब सुखिया के 4 खेत भी तो मेन सड़क के पास ही पड़ते हैं। अगर मैं उसके सूखे खेत औने पौने दाम में खरीद लूं, तो मुझे 1 महीने बाद उस सूखी जमीन की अच्छी मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर सेठ से ज्यादा जो खुश होता, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। अगले दिन सेठ सुखिया के घर आता है और उससे खेतों को खरीदने की बात करता है। लेकिन सेठ 2 दिन पहले तो आपने मना कर दिया था मेरे सूखे खेतों को खरीदने से, तो फिर अब? अरे आपको क्या लेना देना, हम गरीब के सूखे खेत बिक रहे हैं, यही बहुत है ना। अरे सुखिया, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन तेरी ऐसी गरीब हालत देखकर मुझे तरस आ गया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, जैसे इतनी जमीन है मेरे पास, वैसे 4 खेत और सही। भगवान की दया से पैसों का बहुत धनी हूँ, तो खेत के जो भी पैसे बनते हैं उसे लेकर तेरी हालत में कुछ सुधार आ जाएगा। अपने चारों सूखे खेत बेचकर कुछ पैसे आने के चलते सुखिया सेठ को अपने खेत की जमीन देने के लिए राजी था। साथ ही सेठ से दाम का हिसाब किताब भी कर लेता है। अगले दिन सुखिया अपने खेतों की जमीन के कागजात लेकर खेत पहुंचता है, जहां सेठ पहले से ही अपने नौकर के साथ आया था। सुखिया आखिरी बार अपने चारों खेतों को नजरें उठाकर देखता है और खेत सेठ को बेचने के लिए कागजात पर अंगूठा लगाने को होता ही है कि तभी उसकी बेटी दूर से ही उसे आवाज लगाकर कहती है, बाबा रुकिए। उसके हाथ में वही अखबार होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ आती है और सुखिया को हाईवे वाली खबर सुनाते हुए कहती है, बाबा ये खबर कल ही छपी है और ये कोई झूठी खबर नहीं है। काका की चाय की दुकान पर टीवी पर भी मैंने ये खबर देखी थी और सुरेश भैया के फोन में भी इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली। बाबा, क्योंकि हमारे चारों खेत इस मेन सड़क से लगते हैं और यही हाईवे बनेगा, इसलिए हमारी जमीन के लिए सरकार हमें अच्छी खासी रकम देगी। तो अब समझा मैं कि क्यों सेठ आप अचानक से खेत खरीदने को राजी हो गए। सेठ की बोलती बंद हो जाती है और सुखिया अपना फैसला बदलकर सेठ को खेत नहीं बेचता और ठीक 2 हफ्ते बाद सरकारी कर्मचारी उसके घर खेतों की जमीन को लेकर पूछताछ के लिए आते हैं और सारी कागजी काम होने के 1 महीने बाद सुखिया को उसके चारों खेतों के बदले एक अच्छी खासी रकम मिलती है और आखिर में उस गरीब के 4 खेत ही उसकी गरीबी को दूर करते हैं। रोज सुबह के समय अंशिका हाथों में चाय की ट्रे लेकर पूरे घर में घूमते हुए अपनी सास सरिता को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसका पति सूरज वहां आ जाता है और गलती से उससे टकरा जाता है और ट्रे की सारी चाय उसकी शर्ट पर गिर जाती है। तो वो गुस्से में कहता है, अंशिका हद है यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी अपनी चाय से। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, बचा कुचा समय तुमने खराब कर दिया। सूरज जी, मैंने क्या किया है? आप बिना देखे ही तूफान मेल की तरह चलते आ रहे थे, जैसे ये घर नहीं कोई जॉगिंग ग्राउंड हो जहाँ आप भागते हुए चले आ रहे हैं। हटिए आगे से, पूरा फर्श खराब कर दिया। ओ हेलो मैडम, ये भी घर है, कोई होटल नहीं जो चाय की ट्रे हाथ में लिए पूरे घर में घूम रही हो। हे भगवान, मेरी वाइफ को थोड़ी अकल दो ताकि इसे सही गलत का फर्क समझ में आए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पागल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है? कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में पागल हो। यहाँ अपनी चाय से मेरी ऑफिस की शर्ट खराब कर दी, वो नहीं दिखाई दे रहा, फर्श खराब हो गई वो दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है, ऐसी ही वाइफ मिलनी चाहिए सभी को। वैसे तुम ये वेटर की तरह घर को होटल बनाकर चाय की ट्रे हाथों में लिए पूरे घर में क्यों घूम रही थी? वो मैं माँ जी को ढूंढ रही थी चाय देने के लिए, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पूरे घर में देख लिया। वो तुम्हें अभी दिखाई भी नहीं देंगी क्योंकि वो भी घर में नहीं होंगी, अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ सोसाइटी के पार्क में बैडमिंटन खेल रही होंगी। बैडमिंटन? वो भी इस उम्र में? माँ जी, आपको अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है क्या, जो भजन करने की उम्र में जवान लड़कियों की तरह बैडमिंटन खेल रही हैं?
देखना ये बात कहीं माँ के सामने मत बोल देना, वरना माँ तुम्हें सीधा घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। और तुम्हें पता नहीं है, लेकिन माँ को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आता है, वो हमें भी हरा देती हैं। और अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो मैं जाऊँ, अब ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और नहीं होना चाहता। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अंशिका भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास हाथों में बैडमिंटन लिए पसीने से भीगी हुई घर आती है और सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को पैर पकड़े बैठे हुए देखकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप पैर पकड़कर क्यों बैठी हुई हैं? बिना बताए आप चली गई थी और अब इतनी देर से वापस आई हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है जो मैं कहीं भी जाने से पहले तुझे बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और रही बात पैर पकड़ने की, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर नहीं उठ रहे मेरे। माँ जी, जब आप बुढ़ापे में जवानों वाले काम करेंगी तो पैरों में तो दर्द होगा ही ना। अब आपको इस उम्र में बैडमिंटन खेलने की क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो पता है ना कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, फिर भी आप बैडमिंटन खेल रही हैं। बस कर बहू, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, तो मेरे आगे मुंह खोलने से पहले याद रखना कि इस घर में अभी भी मेरा ही राज चलता है। माँ जी, आप तो मेरे कहने का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। बैडमिंटन खेलने से आपको सांस लेने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो और आगे से मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरिता का बैडमिंटन खेलना कम होने की जगह बढ़ जाता है, जिसे देखकर अंशिका बड़ी परेशान थी। उसके लाख मना करने के बाद भी सरिता उसकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरिता अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ पार्क में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी अंशिका वहां आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है, माँ जी बस करिए, कितना बैडमिंटन खेलेंगी, आप परेशान हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, और आपकी सांस भी बढ़ गई थी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मत खेलिए। भगवान जी, ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मेरी ही किस्मत में लिखना जरूरी था क्या? बहू, तू जाकर वहाँ बेंच पर बैठ जा। बस मेरा बैडमिंटन का गेम अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद चलते हैं। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करियो। माँ जी बस करिए, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलने का शौक पूरा कर लेना। बोला ना बहू, जाकर बेंच पर बैठ, अभी कुछ नहीं। और तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू घर चली जा, मैं बाद में आकर खा लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर अंशिका गुस्से में जाकर पार्क में बड़े बेंच पर बैठ जाती है और अपनी सास का बैडमिंटन मैच देखने लगती है। तभी अचानक भागते हुए सरिता का पैर फिसल जाता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी और औरतें उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उनमें से एक औरत हंसते हुए कहती है, सरिता सिर्फ बैडमिंटन लेकर घूमने और उसको खेलने का शौक रखने से बैडमिंटन नहीं खेला जाता है। उसके लिए ताकत और जान की भी जरूरत होती है, जो कि अब तुझ में नहीं है। उम्र हो गई है तेरी। सही कह रही है तेरी बहू एकदम। आंटी जी, वैसे उम्र आपकी भी कुछ कम नहीं है मेरी सास से, और खेल चाहे जो भी हो, उसमें गिरना संभलना तो लगा ही रहता है। उम्र के हिसाब से आपको भी भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ खड़ी होकर मेरी सास पर कमेंट पास कर रही हैं, या तो लोगों की चुगलियाँ करती रहती हैं, और काम ही क्या है आपको। चलिए माँ जी। अंशिका इतना कहकर अपनी सास सरिता को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, जिनके साथ आप रोज खेलती हैं, आज वही आपका मजाक उड़ा रही थी। आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, खेलिए, लेकिन आपकी सेहत और उम्र देखकर ऐसे बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन बैडमिंटन खेलती रहेंगी तो तबीयत तो खराब ही हो जाएगी ना। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आराम करेंगी। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अंशिका इतना कहकर हल्दी वाला दूध लेने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्लास में दूध लेकर आती है और अपनी सास को देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अपनी बहू के इतना समझाने के बाद भी सरिता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। ठीक होते ही वो फिर से
बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में पहुंच जाती है। ये सब देखकर अंशिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और दिन रात बिना आराम किए बैडमिंटन खेलने की वजह से एक रोज अचानक से सरिता की सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी औरतें जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है। अपनी सास की बिगड़ी हुई हालत देखकर अंशिका डर जाती है और डॉक्टर को जल्दी से कॉल करके घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है और सरिता का चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक है। बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से इनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लगता है ये दवा भी नहीं ले रही थी, इस वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, दवा तो ये तब खाएंगी ना जब घर पर रुकेगी। ये तो बच्चों की तरह पूरा दिन बैडमिंटन खेलने में लगी रहती हैं। इतना तो कोई बच्चा भी नहीं खेलता होगा। पता नहीं कैसे मुझे ये बैडमिंटन खेलने वाली सांस मिल गई है। नहीं सरिता जी, इस तरह की लापरवाही इस उम्र में करना ठीक नहीं है। हर काम समय और उम्र को देखकर करना चाहिए। आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंशिका अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है। देखिए, अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है तो खेलिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ऐसी लापरवाही ना करने और अपनी हद से ज्यादा बैडमिंटन खेलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है।